चलिए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाला रोग क्या कहलाते हैं? स्कर्वी, अभावजन्य रोग, बेरी-बेरी, उपर्युक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी के कारण जो होने वाली रोग होता है दोस्तों, उसको हम अभावजन्य रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा दोस्तों? सही होगा। चलिए इसका हम व्याख्या भी दोस्तों समझते हैं, ठीक है? जब हमारे शरीर को लंबे समय तक आवश्यक पोषक तत्व जैसे विटामिन, खनिज, प्रोटीन आदि, देखिए दोस्तों, जब हमारे शरीर को लंबे समय तक आवश्यक पोषक तत्व जैसे विटामिन, खनिज, प्रोटीन आदि पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, तो शरीर में विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे रोगों को अभावजन्य रोग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे रोगों को क्या कहा जाता है? अभावजन्य रोग कहा जाता है। ये क्या होता है दोस्तों? जैसे हमारे शरीर में लंबे समय तक आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाया। आवश्यक पोषक तत्व में क्या दोस्तों? विटामिन, खनिज, प्रोटीन। तब इस तरह का रोग होता है और ऐसे रोग को हम अभावजन्य रोग कहते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार हर पोषक तत्व का शरीर में विशेष कार्य होता है। बिल्कुल सही बात है। उसकी कमी होने पर विशेष रोग उत्पन्न होते हैं, ये भी सही बात है। ये रोग धीरे-धीरे विकसित होते जाते हैं, यानी लॉन्ग टाइम में चले जाते हैं दोस्तों, ठीक है? अब स्कर्वी की बात करें तो विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी-बेरी की बात करें दोस्तों तो विटामिन बी1 की कमी से होता है। तो लंबे समय तक हमारे शरीर में आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलने के कारण अभावजन्य रोग होता है और हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? घेघा रोग पहाड़ी क्षेत्रों में आम है। देखिए दोस्तों, घेघा रोग जो है ना, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा होता है। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि घेघा रोग कहाँ होता है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। तो चलिए दोस्तों, घेघा रोग पहाड़ी क्षेत्रों में आम है क्योंकि वहां की मिट्टी में डॉट डॉट की मात्रा कम होती है। अब देखिए दोस्तों, वहाँ की मिट्टी में किस चीज़ की मात्रा कम होती है? खनिज के, कि विटामिन के, कि प्रोटीन की, आयोडीन, एक से अधिक की कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, वहाँ की जो मिट्टी है ना दोस्तों, वहाँ आयोडीन की कमी होती है। ठीक है दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में जो क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो मिट्टी जो होती है, उस मिट्टी में किस चीज़ की कमी होती है? आयोडीन की कमी होती है। और वो आयोडीन की कमी होने के कारण क्या हो जाता है? घेघा रोग हो जाता है। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, उनको खासकर घेघा रोग होता है। तो चलिए इसको भी हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। घेघा एक अभावजन्य रोग है जो शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के सही कार्य के लिए आवश्यक होता है। एनसीईआरटी के अनुसार आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। इससे गर्दन में सूजन दिखाई देती है, जिसे घेघा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह समस्या खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक होती है। यह समस्या खासकर कहाँ होती है दोस्तों? पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक होती है। और पहाड़ी क्षेत्रों में क्यों ही अधिक होती है, चलिए उसको भी समझते हैं। पहाड़ों में वर्षा और बहाव के कारण मिट्टी से आयोडीन बह जाता है। तो पहाड़ों क्षेत्रों में होता है दोस्तों, वर्षा और बहाव के कारण मिट्टी से आयोडीन बह जाता है, जिससे मिट्टी में आयोडीन की कमी हो जाती है। फसलों में भी आयोडीन कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में भी इसकी कमी हो जाती है। तो ये बात हमको समझ में आया दोस्तों कि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, वहाँ वर्षा और बहाव के कारण मिट्टी से ही आयोडीन कम हो जाती है। जब मिट्टी से आयोडीन कम होती है तो मिट्टी में आयोडीन कम ही होगा, तो फसल में भी आयोडीन कम होगा, जिसके कारण वहाँ के लोगों में जो घेंघा रोग है वो आम हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो एक बात हमको समझ में आया कि घेंघा रोग पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि वर्षा और बहाव के कारण वहाँ मिट्टी में आयोडीन बह जाता है, जिसके कारण वहाँ की मिट्टी में आयोडीन की कमी हो जाती है, जिससे वहाँ के लोगों को माने घेंघा रोग आम बात हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? यदि खाना पकाने के दौरान अतिरिक्त पानी का उपयोग किया जाए और फिर उसे फेंक दिया जाए तो क्या होगा? हम खाना बनाते हैं दोस्तों और उस खाना बनाने में हम अतिरिक्त पानी का उपयोग करते हैं और उस पानी को फेंक देते हैं तो क्या होता है? स्वाद खो जाता है, तेल खो जाता है,
कई उपयोगी प्रोटीन और काफी मात्रा में खनिज नष्ट हो जाते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, कई उपयोगी प्रोटीन और काफी मात्रा में खनिज नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या होगा, तीसरा क्या होगा दोस्तों, सही होगा। जब हम खाना बनाते हैं चाहे पकाते हैं, उसके दौरान जो अतिरिक्त पानी होता है उसको अगर हम फेंक देते हैं तो उसमें जो प्रोटीन होता है और काफी मात्रा में खनिज होता है दोस्तों क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो चलिए इसको भी हम व्याख्या से समझेंगे। एनसीईआरटी के अनुसार भोजन पकाने का तरीका पोषक तत्वों को प्रभावित करता है। सुनिए यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा। एनसीईआरटी के अनुसार भोजन पकाने का तरीका पोषक तत्वों को प्रभावित करता है। जब हम खाना पकाने में अधिक पानी डालते हैं और बाद में उसे फेंक देते हैं तो पानी में घुलनशील पोषक तत्व जैसे कुछ प्रोटीन और खनिज उसी पानी में निकल जाते हैं। पानी फेंकने के साथ ये पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पोषण बनाए रखने के लिए कम पानी का उपयोग करें। यदि पानी बचता है तो उसे सूप में उपयोग करें। तो ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारे शरीर को आवश्यक अधिकांश पानी कैसे मिलता है। जो तरल पदार्थ हम पीते हैं, हम ज्यादातर पके हुए भोजन से पानी प्राप्त करते हैं। कई खाद्य सामग्री जो हम खाते हैं उनमें भी पानी होता है। उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। देखिए हमारे शरीर के दोस्तों पानी के अलावा और कहाँ से पानी मिलता है, और कहाँ से पानी मिलता है, तो एक तो तरल पदार्थ से पानी मिलता है। अब तरल पदार्थ में दूध हो गया, पानी हो गया, इससे भी हमारे शरीर को पानी मिलता है। भोजन से भी हमारे शरीर को पानी मिलता है। खाद्य सामग्री से भी हमारे शरीर को पानी मिलता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो चलिए इसको भी हम व्याख्या से समझते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार हमारे शरीर को पानी कई स्रोतों से प्राप्त होता है। जैसे तरल पदार्थ से क्या क्या प्राप्त होता है, पानी, दूध, जूस, चाय आदि, यह पानी का मुख्य स्रोत है। यानी तरल पदार्थ से भी हमारे शरीर में पानी आ जाता है दोस्तों। पके हुए भोजन से भी हमारे शरीर में पानी आता है। दाल, सब्जी, चावल आदि में भी पानी होता है। तो वो पानी पीने से ही हमारे शरीर में पानी नहीं आता है, बल्कि तरल पदार्थ से भी, पके हुए भोजन से भी हमारे शरीर में पानी आ जाता है। साथ है दोस्तों खाद्य पदार्थों से। खाद्य पदार्थों का मतलब क्या होगा दोस्तों, फल और सब्जी है जैसे तरबूज, खीरा, इससे भी अधिक पानी हमारे शरीर को मिल जाता है। इसीलिए शरीर को आवश्यक पानी केवल पीने से ही नहीं बल्कि खाने से भी मिलता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, हमारे शरीर को काम करने तथा खेलने के लिए ऊर्जा कौन देता है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, हमारे शरीर को काम काम करने और खेलने के लिए ऊर्जा जो है दोस्तों वो कार्बोहाइड्रेट देता है। क्या दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट देता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए इसको भी हम व्याख्या से समझते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार कार्बोहाइड्रेट शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। यानी कार्बोहाइड्रेट शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। जब हम भोजन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का मतलब कैसे दोस्तों, चावल, रोटी, आलू, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों, जो टूटकर ग्लूकोज में बदल जाते हैं। यह ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। दैनिक गतिविधियां जैसे चलना, दौड़ना, पढ़ना इसी ऊर्जा से संभव हो पाता है। अन्य पोषक तत्वों की बात करें दोस्तों तो वसा वसा क्या करता है दोस्तों, ऊर्जा देती है, लेकिन संग्रहित ऊर्जा के रूप में होता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए होता है दोस्तों। विटामिन रोग से बचाव और शरीर के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। तो हम ये बात को समझ में आ गया दोस्तों, जो दैनिक कार्य करने के लिए कार्बोहाइड्रेट ही हमारे शरीर को चाहिए। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जो जल्द ही हमें ऊर्जा देता है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व को कितने समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये 7 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने समूह में दोस्तों, 7 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए इसको भी हम व्याख्या से देखते हैं दोस्तों, ठीक है। एनसीईआरटी के अनुसार हमारे भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को 7 मुख्य समूहों में बांटा जाता है। पहला क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, ये ऊर्जा देते हैं। दूसरा क्या है, प्रोटीन, शरीर की वृद्धि और मरम्मत में काम आता है दोस्तों। वसा, ऊर्जा का भंडारण करता है। विटामिन,
रोगों से सुरक्षा करता है। खनिज शरीर के विभिन्न कार्यों में सहायक है दोस्तों। रेशा पाचन में सहायक होता है। जल शरीर के सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, इसीलिए कुल 7 समूह होते हैं। तो ये बात हमको समझ में आ गया दोस्तों। हमारे भोजन में उपस्थित कितने पोषक तत्व है दोस्तों? 7 पोषक तत्व है। और ये 7 पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, रेशा और जल है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्या है? हमारे भोजन में रेशा का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? ऊर्जा प्रदान करना, शरीर का निर्माण करना, भोजन के पाचन में सहायता करना, एक से अधिक कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, रेशा का जो है ना मुख्य कार्य है ना भोजन के पाचन में सहायता करना। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए इसको भी देखते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार रेशे का मुख्य कार्य है दोस्तों भोजन को आंतों में आगे बढ़ाने में मदद करना। भोजन को आंतों में आगे बढ़ाने में मदद करना, मल त्याग को आसान बनाता है, कब्ज से बचाता है। रेशा मुख्यतः किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो फल में, सब्जियां में, अनाज में आदि में पाया जाता है। तो ये बात हमको समझ में आ गया। रेशा का मुख्य काम क्या है? भोजन के आंतों में आगे बढ़ाने में मदद करना, मल त्याग को आसान बनाना, कब्ज से बचाना, यानी भोजन को पचाने का काम करता है। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए एक एक क्वेश्चन को दोस्तों हम करेंगे और उसका हम व्याख्या को भी समझेंगे, ताकि आपको इससे प्रश्न एग्जाम में न छूटे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से शरीर में किस रूप से संचित होते हैं? अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम के, प्रोटीन के, की वसा की, एक से अधिक या कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से शरीर में वसा के रूप में संचित होते हैं। किसके रूप में दोस्तों? वसा के रूप में संचित होते हैं और बाद में यही ऊर्जा के लिए काम आते हैं दोस्तों। चलिए इसका भी हम व्याख्या को देखते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार जब हम आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तो शरीर उससे तुरंत उपयोग नहीं करता है, शरीर उससे तुरंत उपयोग नहीं कर पाता है। ऐसे स्थिति में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट वसा फैट में बदल जाते हैं। यह वसा शरीर में संग्रहित रहती है, भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर यह ऊर्जा के रूप में उपयोग होती है। इसलिए शरीर में ऊर्जा का मुख्य भंडारण वसा के रूप में होता है दोस्तों। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। जब हम आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर लेते हैं तो वो तुरंत हमारे शरीर में उपयोग नहीं होता है, तो नहीं होता है तो वो वसा के रूप में रह जाता है। और यही वसा जब शरीर को जरूरत पड़ता है कि हाँ उनको ऊर्जा देनी चाहिए, तो उस समय वो काम आता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित किस रूप में मौजूद है? चीनी में, स्टार्च में, क और ख, एक से अधिक या कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, ये तो चीनी में भी है, स्टार्च में है। तो इसका प्रश्न का जो ये चौथा विकल्प होगा, एक से अधिक, सही होगा दोस्तों। ये कार्बोहाइड्रेट चीनी में भी होता है, स्टार्च में भी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका भी व्याख्या को हम समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में से एक है और यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का प्रमुख स्रोत होते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 रूपों में पाया जाता है। शर्करा, शर्करा चीनी को ही बोलते हैं दोस्तों, शुगर्स को ही बोलते हैं। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये तुरंत ऊर्जा देते हैं, जैसे फल, शहद भी। स्टार्च, स्टार्च में क्या आता है दोस्तों? चावल, आलू, गेहूं, ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो धीरे धीरे ऊर्जा देते हैं। सेलुलोज दोस्तों, यह पौधे की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, ये पाचन में मदद करता है लेकिन ऊर्जा नहीं देता है। तो एनसीईआरटी के अनुसार दोस्तों कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः कितने रूपों में बांटा जाता है? 3 रूपों में, शर्करा, स्टार्च, सेल्यूलोज। ठीक है दोस्तों, शर्करा में क्या आता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये तुरंत ऊर्जा देते हैं, जैसे फल भी होता है, शहद भी होता है। स्टार्च में क्या होता है दोस्तों? चावल, आलू, गेहूं, ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो धीरे धीरे ऊर्जा देता है। और सेल्यूलोज में क्या होता है दोस्तों? ये पौधे की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, यह पाचन में मदद करता है लेकिन ऊर्जा नहीं देता है। तो ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों? हमारे शरीर में बुद्धि और विभिन्न कोशिकाओं की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एक से अधिक या कोई नहीं। तो हम बता दें दोस्तों, हमारे शरीर में वृद्धि या विभिन्न कोशिकाओं की मरम्मत के लिए प्रोटीन आवश्यक है। क्या दोस्तों? प्रोटीन। तो इसको भी हम व्याख्या से समझेंगे।
एनसीईआरटी के अनुसार प्रोटीन को शरीर निर्माण करने वाला पोषक तत्व कहा जाता है। एनसीईआरटी के अनुसार प्रोटीन को शरीर निर्माण करने वाला पोषक तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शरीर निर्माण करने वाला पोषक तत्व कहा जाता है। यह हमारे शरीर की बुद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शरीर की टूटी फूटी या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत में भी प्रोटीन द्वारा होती है। यानी शरीर में कहीं टूटी फूटी हो गया, कहीं कटा फटा हो गया, तो उसको भी रिपेयर करने में यानी मरम्मत करने में प्रोटीन का ही जरूरत पड़ता है दोस्तों। बच्चों और किशोरों में यह विशेष रूप से जरूरी होते हैं, क्योंकि इस समय शरीर तेजी से बढ़ता है। और इसका स्रोत की बात करो दोस्तों, तो दाल खाइए प्रोटीन मिलेगा, दूध खाइए प्रोटीन मिलेगा, अंडा खाइए प्रोटीन मिलेगा, मांस खाइए प्रोटीन मिलेगा, सोयाबीन खाइए प्रोटीन मिलेगा, आदि प्रोटीन के अच्छे स्रोत है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 11 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। शरीर निर्माण करने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? अभी तो बताया शरीर निर्माण करने वाला खाद्य पदार्थ कौन है दोस्तों? प्रोटीन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो में इतना है।